कल से यह बवाल मचा हुआ है कि सरकार ने 1961 से चला आ रहा एक नियम बदल दिया है। बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्शन का जो पूरा का पूरा मामला होता है वो जनता से जुड़ा हुआ होता है। तो नियम यह था कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज जनता मांग सकती है और जनता का कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर वो मांग सकता है और सरकार की यह जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि उसको सब कुछ प्रोवाइड कराए। लेकिन यह नियम बदल दिया गया 1961 से अभी तक यह नियम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यह नियम बदल दिया गया क्योंकि महमूद प्राचा साहब गए हुए थे कोर्ट में और उन्होंने शंका जताई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव में धांधली हुई है और वीडियो रिकॉर्ड्स और खासतौर पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखना चाहते थे जिससे पता चलता कि चुनाव में धांधली हुई है या नहीं हुई है। कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था, कोर्ट ने कहा भी था कि दिखाया जाए यह सारा कुछ, लेकिन सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर रातों रात नियम बदल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक जो मामला है या फिर सीसीटीवी है वो सबको दिखाया नहीं जा सकता। अक्सर मैं ईवीएम को लेकर ज्यादा बात नहीं करता हूं, कारण यह है कि मुझे हमेशा लगता है कि यह मामला या तो कोर्ट में डिसाइड हो सकता है या विपक्षी दल आगे आकर मांग कर सकते हैं। विपक्षी दलों का काम है ईवीएम पर सवाल उठाना, लेकिन हम सब वोटर हैं, हम सब इस देश की जनता हैं, हम सब इस देश में सरकार चुनते हैं, तो हम सबका यह अधिकार है कि हम यह देख सकें कि हम जो बटन दबा रहे हैं वो सही जगह वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने वोट किसी और को दिया और मशीन बदल के उसकी जगह किसी और का नाम आ गया। ये सारी बातें तमाम चुनाव में उठी, हरियाणा चुनाव में उठी, महाराष्ट्र के चुनाव में उठी, उसके पहले भी कई चुनाव में यह मामला उठा जिसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल से अखिलेश यादव तक और कांग्रेस के लोग तक कहते हैं कि चुनाव के ठीक पहले ऐसे बहुत सारे मतदाताओं का, खासतौर पे मुस्लिम, ओबीसी, दलित, इस तरह के मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है जिससे वो वोट दे ही ना पाए। दूसरा, लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में यह सवाल उठे कि बहुत सारे लोग जो लाइन में लगे थे या वोट देने जा रहे थे उनको पुलिस ने वोट देने ही नहीं दिया, जबकि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो आपका आई कार्ड चेक करे। आई कार्ड चेक करने का अधिकार केवल और केवल पीठासीन अधिकारी को है। और तीसरा यह कि सरकार चुनाव आयोग के नियम कैसे बदल रही है। आपको याद है पहले जो चुनाव आयोग का आयुक्त चुना जाता था उसके लिए 3 लोग बैठते थे और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे। अब उनको बाहर कर दिया गया। एक प्रधानमंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वो मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। अब आप सोच के देखिए कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री बैठ गए, दोनों लोग एक ही सरकार के हैं, जाहिर है जिसको वो चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त चुनेंगे। इस तरह से चुनाव आयोग में अपनी पसंद के लोगों को बैठाया जा सकेगा। यह पहली गड़बड़ी की सरकार ने जिससे चुनाव आयोग पूरी तरह से उसके हाथ में रहे। और अब जब महमूद प्राचा कोर्ट में पहुंच गए थे और कोर्ट ने कह दिया था कि इनको सारा डेटा दिखाया जाए, सीसीटीवी की फुटेज दिखाया जाए, तो सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नियम बदल दिया। कहा कि 1961 में जब यह नियम बना था तो सिर्फ कागजात थे, उस समय सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं होते थे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सीसीटीवी हो गए हैं तो ये उसमें शामिल नहीं होंगे। और तर्क जो दिया जा रहा है बेहद बचकाना और घुमाने फिराने वाला तर्क है। तर्क यह है कि इसमें या तो वोटरों की सेफ्टी प्रभावित हो सकती है और या फिर शरारती तत्व जो है एआई द्वारा इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तो इस देश में हर तरह के फोटोग्राफ और सीसीटीवी पर बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एआई तो किसी में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अभी एआई का इस्तेमाल करके बाबा साहब अंबेडकर के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने अपना वीडियो बनवा लिया। उसके बाद तो एआई से बाबा साहब के वीडियोस की बिल्कुल भरमार हो गई। किसी में वो अमित शाह को थप्पड़ लगा रहे हैं, किसमें अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ लगा रहे हैं। एआई तो हर जगह है। जो लोग चुनाव देने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, उनकी तो पूरी लाइन लगती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई छुप के वोट देने आता है। तो अगर उनकी पूरी लाइन लग रही है तो कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है, यह तो बाहर से ही दिखाई दे जाता है। और अंदर जो वोट देने का प्रोसेस है वो तो छिप के होता है। बाकायदा एक आड़ बनाई जाती है, आप उस आड़ में जाते हैं और बटन दबाते हैं जिसको चाहते हैं उसको, और उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जिस समय आप वोट दे रहे हैं उस समय कहीं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है जिससे सीसीटीवी फुटेज से कोई यह देख सके कि आपने किसको वोट दिया है। और अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, बाहर लाइन लगाते हैं। पहले लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। कोई भी वहां पर देख सकता है कि कौन वोट देने गया है और कौन वोट देने नहीं गया है। तो फिर अंदर की सीसीटीवी फुटेज आने से उनकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। उनकी जानकारी तो बाहर से ही मिल जाती है, बाहर से ही वो लाइन में लगे रहते हैं। दरअसल आपको एक घटना याद दिलाता हूं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में आपको याद होगा नगर निगम का चुनाव था और किस तरह वहां जो चुनाव अधिकारी था, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का मेंबर रह चुका था, उसने किस तरह से उन वोटों को इनवैलिड कर दिया जो भाजपा के खिलाफ पड़े थे। अब यह बात कभी पता नहीं चलती आपको अगर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता।
जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब सारी दुनिया ने देखा कि वो किस तरह से जो वोट भाजपा को नहीं पड़े हैं उन पे क्रॉस का निशान लगा के उनको इनवैलिडेट कर रहा है। सीसीटीवी से ही चंडीगढ़ का सारा मामला पकड़ा गया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस आदमी को आज तक कोई सजा नहीं हुई, जबकि उसके खिलाफ तो बाकायदा मुकदमा चलाकर उसको जेल में डालना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनाकर उसको छोड़ दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि मान लीजिए यह नियम पहले से होता और सीसीटीवी का फुटेज पब्लिक नहीं हो पाता, तो आप कभी साबित नहीं कर पाते कि चंडीगढ़ में क्या खेल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में 3 तरह की चीजें आ सकती हैं। पहला यह कि जिस समय वोटिंग हो रही थी, क्या उस समय वोटिंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई? क्या जो मतदाता थे उनको डराने धमकाने या लालच देने की कोशिश की गई बूथ के अंदर? उसके बाद जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, उनकी सीसीटीवी से यह पता चलेगा कि कहीं ईवीएम की मशीनें बदल तो नहीं दी गई हैं। 24 घंटे वहां सीसीटीवी चलती है, कोई भी देख सकता है कि ऐसा तो नहीं, जो आरोप लगता रहता है, ऐसा तो नहीं कि जिन मशीनों में वोट पड़ा था उनको बदल के और दूसरी मशीनें वहां पर लाके रख दी हैं। यह सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब हजारों मशीनें गायब हैं, लाखों मशीनें गायब हैं, वो कहां गई किसी को पता नहीं है। और एक आरोप यह लगाया जाता है कि उन मशीनों का उपयोग किया जाता है जिन मशीनों से वोट पड़ता है उनको बदलने के लिए। यानी आपके यहां वोट पड़ा, 500 वोट पड़े, मान लीजिए 300 वोट एक पार्टी को, 200 वोट एक पार्टी को, बीजेपी वहां 100 वोट से हार रही है। अब मान लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, लेकिन मान लीजिए कि उस मशीन की जगह कोई ऐसी मशीन लाके रख दिया गया हो जिसमें 500 में से 450 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हों। यह चीज पकड़ी जा सकती है अगर जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं वहां की सीसीटीवी फुटेज बाहर आ जाए, और महमूद प्राचा यही मांग रहे थे। और तीसरा मामला सीसीटीवी का तब काम आएगा कि जिस समय काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के पूरे प्रोसेस को कोई चेक कर सकता है कि वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि इससे वोटरों को खतरा हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। आप बताइए, इन तीनों प्रोसेस में वोटर्स की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ सकती है? रहा सवाल कुछ सेंसिटिव स्टेट्स का, चलिए उन सेंसिटिव स्टेट्स में आप बैन कर दीजिए। आप कह दीजिए जम्मू और कश्मीर में हम नहीं दिखाएंगे, चलिए जनता मान लेगी कि वहां पर सेंसिटिव मामला है, आप नहीं दिखाना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां कह दीजिए नहीं दिखाएंगे, या इस तरह के जो भी सेंसिटिव स्टेट्स हैं वहां कह दीजिए नहीं दिखाएंगे। महमूद प्राचा तो हरियाणा की डिटेल्स मांग रहे थे। हरियाणा में कौन सी ऐसी सेंसिटिविटी है जिसके चलते आपको खतरा है और आप नहीं देना चाहते हैं? एकदम सही सवाल उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जानबूझकर सारे नियम कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वोटिंग के प्रोसेस से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो जनता में सामने ना आ पाए और गड़बड़ियां चलती रहें। मेरे जैसा आदमी जो ईवीएम को लेकर बहुत सवाल नहीं उठाता है, उसको भी शक होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो सरकार छुपाना चाह रही है। वोटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है, और इसीलिए वोटिंग का सही तरीके से होना, काउंटिंग का सही तरीके से होना लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर वोटिंग ही गड़बड़ हो जाए तो फिर तो कहेगा लोकतंत्र। मैं आपको उत्तरी कोरिया का एक किस्सा सुनाता हूं। किम इल सुंग के जमाने में होता क्या था कि सरकार के प्रतिनिधि चुनने के लिए केवल 2 ही विकल्प होता था, यस और नो। मतलब एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, वो सरकार का कैंडिडेट होगा, आप उसको या तो यस दे सकते हैं या नो। लेकिन अलग अलग बूथ बनाए गए थे यस के लिए और नो के लिए। तो जो नो देने जाए वो पहले ही पकड़ में आ जाएगा कि इसने सरकार के खिलाफ वोट दिया है, तो सरकार उसके साथ क्या करेगी आप समझ सकते हैं। और जो घर से वोट देने ना निकले उसको भी सरकार अपना विरोधी मानती थी। तो जो भी सरकारी कैंडिडेट होता था वो 100% वोट से जीतता था। अब जाहिर है वोटिंग जरूर हो रही थी, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं है उत्तर कोरिया में। पूरी तरह से तानाशाही है। सरकार जिसको चाहती है वो कैंडिडेट जीतता है और जिसको नहीं चाहती है वो चुनाव भी नहीं लड़ पाता है। इसके उलट भारत में क्या होता अभी तक? भारत में जनता अपने मन से वोट देती थी और वोटिंग का पूरा प्रोसेस पूरी तरह से गोपनीय है। अगर कांग्रेस से नाराज थी 2014 में, पलट के वो भारतीय जनता पार्टी को ले आई। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो उसको हक है कांग्रेस को या किसी भी विपक्ष को सत्ता में लाने का। अगर उससे उसका हक यह छीन लिया जाए तो काहे की डेमोक्रेसी? फिर तो एक नाटक रह गया जिसमें आप जाते हैं, वोट कहीं और देते हैं, वोट कहीं और जाता है। एक इलेक्शन कमीशन है जो सवाल पूछने पे शायरी सुनाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं है, रात को वोट कुछ और बताता है, सुबह वोट कुछ और बताता है, और कुल मिलाजुलाकर खेल ऐसा होता है कि आप वोट किसी को दें, सरकार जिसको चाहेगी वही जीतेगा। अगर मान लीजिए वाकई ऐसी कंडीशन बन चुकी है तो फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। और मान लीजिए कि विपक्ष ये सब झूठ बोल रहा है, फिर सरकार को कागज या सीसीटीवी या कुछ भी दिखाने में दिक्कत क्यों हो रही है?
अगर वाकई मोदी जी इतने पॉपुलर हैं कि बड़े आराम से देश का हर चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो उनको अपना मनपसंद चुनाव आयुक्त क्यों चाहिए? क्यों चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया और उसकी जगह अपना ही मंत्री ले आया गया? मान लीजिए पहले वाली व्यवस्था होती, उसमें प्रधानमंत्री महोदय खुद होते, विपक्ष के नेता होते और सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते, और माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो निष्पक्ष होंगे, वो ऐसे आदमी को चुनेंगे चुनाव आयुक्त जो टीएन शेषन जैसा होगा, जो किसी पार्टी के लिए बैटिंग नहीं करेगा, जिसका एक ही उद्देश्य होगा कि देश में बिल्कुल साफ सुथरे चुनाव हो, उनकी साफ सुथरी काउंटिंग हो। अगर ऐसा होगा तभी तो यह संभव है कि देश में साफ सुथरे चुनाव होंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, प्रधानमंत्री महोदय हैं, गृह मंत्री महोदय हैं और साथ में विपक्ष के नेता हैं, वो ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, 2-1 का वोट उसी को मिलेगा जिसको रूलिंग पार्टी चाहेगी, जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे। तो चुनाव आयुक्त सबसे पहले आपको अपने मन का मिल गया। उसके बाद आपने बैरियर लगा दिया कि आप कागज नहीं दिखाएंगे, आज वीडियो पे लगाया गया है, आज इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सीसीटीवी पे लगाया गया है, कल को आप लगा देंगे कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे, चुनाव आयोग ने जो कह दिया वो फाइनल है। राजू भाई से जो बात मैंने की थी आपने सुना होगा, उसमें तो महाराष्ट्र में ऐसा नियम बनाया जा रहा है, ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पर जो सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है। यानी जो रिजल्ट आ जाए उसको आंख मूंद कर आप मान लीजिए, अगर उसके खिलाफ आप बोलेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। आज महाराष्ट्र में उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कल देश के लेवल पे आ जाएगा। सरकार कह देगी कि चुनाव में जो रिजल्ट हमने दे दिया वो फाइनल है, अगर कोई भी उस पर कोई सवाल उठाता है तो वो देशद्रोह है। तो चलिए साहब, हमारे जैसे लोग जो सवाल उठाते हैं, आप जैसे लोग जो सवाल उठाते हैं, वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, अखबार में कहीं भी सवाल भी नहीं उठा पाएंगे। तो फिर इससे अच्छा है कि सीधे घोषित कर दीजिए कि भाई लोकतंत्र खत्म हो गया हमारे यहां, हमारी तानाशाही है, हम जिसको कहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा, हम जिसको कहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, हम जिसको कहेंगे वही विधायक बनेगा, और कल को इसको ले जाके और नीचे तक ले जाइए, कहिए कि हम जिसको चाहेंगे वही नगर निगम का सभासद भी बनेगा। कर दीजिए वन पार्टी रूल। दुनिया के सामने फिर लोकतंत्र का नाटक करने की जरूरत ही क्या है, अगर आप चुनाव के प्रोसेस को पारदर्शी भी नहीं रहने देना चाहते हैं। एक तरफ सूचना का अधिकार है जिसमें आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, दूसरी तरफ हालत यह है कि सरकार चुनाव जैसे मुद्दे से, जिसमें क्या गोपनीय आपको रखना है, जनता और सरकार के बीच का मामला है ये, ना इसमें कोई विदेशी ताकत है, ना कोई आतंकवाद है, ना कुछ है, ना कुछ है। जनता को यह जानने का हक है कि उसने जिसको वोट दिया है उस तक वोट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और आप उससे उसका अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है कि जब इस तरह की बात होती है तो साफ तौर पे शक होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर मैं कोई चीज छुपा रहा हूं, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और खास तौर से तब जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा था, और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बाकायदा यह आदेश दिए थे सरकार और चुनाव आयोग को कि महमूद प्राचा साहब को वो सारा कुछ दिखाया जाए। तब जब यह नियम आया है तो बहुत साफ है कि मामला एआई का नहीं है, मामला किसी की सुरक्षा का नहीं है, मामला महमूद प्राचा तक वो डॉक्यूमेंट, वो सीसीटीवी ना पहुंचने देने का है। और क्यों नहीं चाहते हैं ये कि ना पहुंचे? क्योंकि इन्हें डर है कि वो सब अगर सामने आ गया तो शायद इनकी कोई कलई खुल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि लोग जो कह रहे थे कि हरियाणा के चुनाव में गड़बड़ी की गई है, सरकार अब खुद कह रही है, सरकार अब खुद इस तरह की रोक लगा के यह मान रही है कि गड़बड़ियां की गई हैं जो वो जनता तक नहीं आने देना चाहती है। इसके नतीजे केवल एक तरफा नहीं होंगे। भारत की जनता ने 70 साल 80 साल लोकतंत्र के लिए वोट दिया है, उसके पास यह गर्व है कि उसने सरकारें बदली हैं। इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री की सरकार इसी देश की जनता ने बदल दी थी, और फिर जब 2-3 साल बाद लगा कि जनता पार्टी के नाम पर सिर्फ तमाशा हो रहा है तो उनको भी बदल दिया। यह जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, यह जनता की ताकत है, जिससे जनता को भरोसा होता है कि जो हमारे खिलाफ काम करेगा हम उसको पलट देंगे। और अगर जनता से यह भरोसा छिन गया तो वही होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है। गांव कस्बे से लोग उठेंगे और कहेंगे कि हम ईवीएम से वोट नहीं देंगे। वैसे भी दुनिया की ढेरों कंट्रीज ने ईवीएम पर बैन लगा दिया है। एलन मस्क जैसा आदमी कहता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और यह सवाल मैं बार बार पूछता हूं कि चलिए ईवीएम बिल्कुल सही है, लेकिन जनता को अगर उस पर भरोसा नहीं है तो फिर से क्यों नहीं मतपत्रों पर लौटा जा सकता है? जब चुनाव की प्रक्रिया 3-3 महीने चल रही है, तो अगर काउंटिंग की प्रोसेस जो है वो 2 दिन 3 दिन चल जाएगी तो ऐसा कौन सा आसमान गिर पड़ेगा? कम से कम जनता को यह भरोसा तो होगा कि जो गड़बड़ी ईवीएम में हो सकती थी वो मतपत्र में नहीं हो सकती है। सरकार ने यह निर्णय लेकर खुद यह बता दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो दाल में काला है या पूरी की पूरी